हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जीएसएम केमिस्ट्री पर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंट्रोडक्शन। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरकन्वर्जन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिस्ट्री की वो ब्रांच है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसमें हम केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी के बीच का इंटरकन्वर्जन पढ़ते हैं, मतलब केमिकल एनर्जी का चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी का चेंज into chemical energy. It is the study of the interconversion between chemical energy and electrical energy. Why study chemical electricity? Why study electrochemistry? हम electrochemistry को पढ़ते क्यों हैं? Because many of devices that we use every day are battery powered. दैनिक जीवन में आप डेली जो यूज़ करते हैं डिवाइसेस, अधिकतर उनमें बैटरीज या सेल लगे होते हैं। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनॉन, जो कोरोजन की रिएक्शन है वो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिनॉन है, इसलिए भी हम इसको पढ़ते हैं। और मेनी केमिकल्स एंड एलिमेंट्स सच एस सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम, ये सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल से या इलेक्ट्रोलिटिकल प्रोसेस से बनने वाले प्रोडक्ट हैं, इसलिए हम इन सबको पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही पढ़ेंगे। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक ऐसा डिवाइस है जो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। ऐसे सेल जिसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है उसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हैं। और इन सेल का एक और नाम है गैल्वेनिक सेल, या इनको बोल्टिक सेल भी कहा जाता है। द सेल विच कॉज केमिकल रिएक्शन टू ऑकर व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक दूसरे तरह के सेल होते हैं जिनको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। इस तरह के किसी सेल में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो कोई केमिकल चेंज लाया जा सकता है। डिफरेंस बिटवीन गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। बहुत शॉर्ट में हम दोनों के बीच के डिफरेंस देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस है एनर्जी कन्वर्जन का। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज केमिकल चेंज लाने के लिए किया जाता है। नेचर ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो रिएक्शन होती है वो स्पॉन्टेनियस होती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोड पर एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होता है, जबकि इसमें उल्टा है, एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट्स फ्रॉम द स्पीसीज दैट अंडरगोज एन एक्शन एंड डोनेशन। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं एनोड के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन डोनेशन से। बट इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रॉन ओरिजिनेट्स फ्रॉम ए एक्सटर्नल सोर्स सच एस बैटरी। हम बाहर से कोई एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। नाउ एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल। कंस्ट्रक्शन ऑफ डेनियल सेल, डेनियल सेल इज मेड अप ऑफ कॉपर आयंस, डेनियल सेल इज मेड अप ऑफ 2 electrode, zinc electrode and another electrode is copper. So zinc electrode dipped into 1m ZnSO4 solution, copper electrode dipped into copper sulfate solution. A inverted U-shaped tube is attached with both the half cell called salt bridge. Generally ये KNO3 या KCl को अगार के सेमी सॉलिड पेस्ट में मिक्स करके सॉल्ट ब्रिज बनाते हैं। इसके अंदर एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है जो हमारे सेल के इलेक्ट्रोलाइट से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। इसको हम सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। तो डेनियल सेल में इस तरह के 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें कॉपर आयन रिड्यूस होते हैं कैथोड पर और जिंक आयन ऑक्सीडाइज होते हैं। जिंक ऑक्सीडाइज होता है एनोड पर, मतलब एनोड से जिंक आयन से 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर करके सॉल्यूशन में जाते हैं। इस तरफ कॉपर से कॉपर प्लस आयन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, ये देखिए कैथोड पर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में रिड्यूस हो रहे हैं। एनोड पर जिंक आयन 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक 2+ आयन, मीन्स यहाँ देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और इधर ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। सो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। इसको याद रखने का एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, LOAN, लोन।
L means left, O for oxidation, AN for anode means anode, left side always anode and oxidation takes place. आप याद रख सकते हैं कि लेफ्ट साइड हमेशा एनोड ही होता है और उसमें ऑक्सीडेशन होता है। आगे बढ़ते हैं। की पॉइंट्स क्या याद रखना है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कन्वर्जन होता है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गैल्वेनिक सेल ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन जनरेट करने के लिए। गैल्वेनिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है, उल्टा है, क्योंकि हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी आउटसोर्स से प्रोवाइड करते हैं। डेनियल सेल इज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ गैल्वेनिक वोल्टिक सेल। यस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एग्जाम्पल है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डेनियल सेल का एग्जाम्पल कौन है? गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल। गैल्वेनिक साइंटिस्ट का नाम है वोल्टा साइंटिस्ट। इन दोनों साइंटिस्ट के नाम के ऊपर इसका नाम गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल रखा है। तो याद रखें, गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल, डेनियल सेल, ये तीनों एक ही हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड। देखिए, जब इलेक्ट्रोड अपने ही किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ड होता है तो क्या होता है? नंबर 1, एनोड पर देखिए ऑक्सीडेशन। मेटल एटम पास फ्रॉम द इलेक्ट्रोड इनटू द सॉल्यूशन लिविंग इन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड थस अ नेगेटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड। एनोड पर जो मेटल का इलेक्ट्रोड है उसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। तो ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना के सॉल्यूशन में जाता है। तो इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप होता है? नेगेटिव। और सॉल्यूशन में कौन सा चार्ज डेवलप होता है? पॉजिटिव। तो मेटल इलेक्ट्रोड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है और जिस सॉल्यूशन में वो डिप्ड है उसमें पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का जो डिफरेंस है इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द कन्वर्जन ऑफ मेटल एटम्स इनटू मेटल आयन बाय द अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ पोलर वाटर मॉलिक्यूल। मेटल कन्वर्ट इनटू मेटल आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन, मेटल आयंस इन सॉल्यूशन मीन्स कैथोड की तरफ क्या हो रहा है? रिडक्शन। कैथोड पर जो मेटल आयंस है सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ पर डिपॉजिट हो रहे हैं? इलेक्ट्रोड पर। मेटल आयंस इन सॉल्यूशन गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन गेन करना। लिविंग ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द इलेक्ट्रोड, जिससे इलेक्ट्रोड पॉजिटिवली चार्ज हो रहा है, तभी तो हम बोलते हैं कैथोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। मेटल आयंस स्टार्ट डिपॉजिटिंग ऑन द मेटल सरफेस लीडिंग टू ए पॉजिटिव चार्ज ऑन द मेटल। ये कुछ हो रहा है, इसी से एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नाउ हम किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हैं? हम ओवरऑल सेल का पोटेंशियल निकाल सकते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, SHE। SHE इसको कहा जाता है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड मीन्स इस इलेक्ट्रोड की हेल्प से हम किसी भी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल सकते हैं। मतलब कि हम किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ इसको सेल में लगाएंगे तो जो ओवरऑल सेल का पोटेंशियल निकलेगा उस पोटेंशियल में से हम किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे कॉपर का पोटेंशियल निकालना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो मैं कॉपर इलेक्ट्रोड को SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ अटैच करूंगा तो मुझे SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। SHE में क्या खास बात है? इसको एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम यूज़ करते हैं। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का बनता है जो हाइड्रोजन गैस के कांटेक्ट में होती है। इसमें हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर भरी होती है और ये इलेक्ट्रोड H पॉजिटिव आयन के 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन में डिप्ड होता है। और ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ब्लैक से प्लेटिनाइज्ड होता है। ऐसा माना जाता है कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट होता है, तभी इसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाता है। इसका जो बिहेव है ये दोनों तरह से बिहेव कर सकता है, एनोड की तरह भी, कैथोड की तरह भी। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। प्लेटिनम मेटल वर्टिकल लाइन, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर। देखिए एक्वस आयंस होते हैं तब हम यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, लेकिन अगर कोई गैस है तो प्रेशर लिखते हैं। डबल वर्टिकल लाइन, H पॉजिटिव एक्वस आयंस, कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इस तरह एक SHE का डायग्राम होता है। नाउ व्हेन SHE इज कपल्ड विद एनी अदर हाफ सेल, जब SHE को दूसरे हाफ सेल के साथ जोड़ा जाता है तो
सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि SHE की वैल्यू तो जीरो है। फॉर एग्जाम्पल मैं SHE को किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ अगर अटैच करता हूँ और फिर निकालता हूँ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल, तो क्या आएगा? E कैथोड माइनस E एनोड। तो एनोड या कैथोड जहां पर SHE वहां हम लिखेंगे 0 0, तो जो सेल का पोटेंशियल है वही इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसी भी सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है? इट इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल। हाफ सेल मतलब गैल्वेनिक सेल में आपने दो हाफ सेल देखे थे, ये से देखो, ये एनोड तरफ एक हाफ सेल, ये कैथोड की तरफ एक हाफ सेल, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल और इसको कहा जाता है रिडक्शन हाफ सेल। So standard electrode potential means the potential of a half cell when both electrode and solutions are in their standard condition. Standard condition क्या है? सभी आयन सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर हो, अगर कोई गैस है तो प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो और टेम्परेचर 298 केल्विन या 25 डिग्री हो। इस कंडीशन में इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इसको E0 E0 E के ऊपर 0 लिख के रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट नर्स्ट इक्वेशन, बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन नर्स्ट इक्वेशन के ऊपर आते हैं कि नर्स्ट इक्वेशन क्या है, नर्स्ट इक्वेशन क्या है। सो नर्स्ट इक्वेशन, सपोज कि स्टैंडर्ड कंडीशन में तो आप इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हो SHE वगैरह को लगाकर अटैच करके, लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो, मतलब टेम्परेचर अलग हो, प्रेशर अलग हो, कॉन्सेंट्रेशन अलग हो आयंस का, तब आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे निकालोगे? तो इस केस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या सेल का पोटेंशियल निकालने के लिए हम नर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं। रिडक्शन पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग नर्स्ट इक्वेशन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन और नॉट इक्वल टू 1 मोलर। जब कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ना हो तब। देखिए ये फार्मूला है, सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस RT अपॉन NF लॉग Q, नेचुरल लॉग Q। E0 क्या है? स्टैंडर्ड हाफ सेल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, R गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमेशा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होती है। T क्या है? टेम्परेचर इन केल्विन। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन, ये वो है कि एनोड पर जो मेटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए और कैथोड पर जो मेटल उसने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, एन की वैल्यू है। जैसे डेनियल सेल में एन की वैल्यू 2 होती है। फेराडे भी एक कांस्टेंट है, इसको फेराडेस कांस्टेंट बोलते हैं और इसकी वैल्यू 96500 कूलाम पर मोल होती है। और ये नेचुरल लॉग Q है। Q क्या है? रिएक्शन कोएफिशिएंट है। इसकी हम वैल्यू देखेंगे आगे कि रिएक्शन कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। इस पूरी इक्वेशन में अगर हम R की जगह 8.314 जूल पर केल्विन रखते हैं, टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर की वैल्यू रखते हैं, N की जगह N की वैल्यू तो रखेंगे नहीं क्योंकि हमें पता नहीं किस सेल के बारे में बात कर रहे हैं। फेराडे की वैल्यू 96500 कूलाम रखते हैं, तो जो ओवरऑल नर्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो ऐसा होगा, E इज इक्वल टू E0 इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N लॉग Q। हमने इस नेचुरल लॉग को भी कॉमन लॉग में चेंज कर दिया। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2.030। ये किसी क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा, अभी आप ये फार्मूला याद रखें। चलो किसी सेल को कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेनियल सेल को ही कंसीडर कर रहे हैं। कॉपर 2+ आयन, जिंक, सेल रिएक्शन, इसके लिए हमने सेल रिएक्शंस लिखी हैं। E सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द सेल 0.0591 अपॉन N की वैल्यू 2 इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड लॉग Zn2 पॉजिटिव आयन अपॉन कॉपर 2 पॉजिटिव आयन। यहाँ पर क्या आएगा? ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। जो मेटल ऑक्सीडाइज हो रही है उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे जो मेटल रिड्यूस हो रही है उसके कॉन्सेंट्रेशन को। और इसकी जो सेल रिएक्शन है, उस सेल रिएक्शन में जो कोएफिशिएंट है वो उन कोएफिशिएंट को ही हम एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। ये भी आपको याद रखना, आगे मैं बताऊंगा। अब देखते हैं रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल एंड गिव्स फ्री एनर्जी। ये गिव्स फ्री एनर्जी क्या है? जब सेल काम करता है फिजिक्स के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जब भी कोई वर्क डन होता है तो एनर्जी कंजर्व हो जाती है। तो सेल के अंदर भी एक एनर्जी जिससे सेल काम करता है, गिव्स फ्री एनर्जी। इसकी वैल्यू क्या है? द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज रिलेटेड टू गिव्स फ्री एनर्जी डेल्टा G इज इक्वल टू माइनस NF E0 सेल। The value of equilibrium constant K may be related to delta G by delta G naught
मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -2.303 RT log के। इन जब इनके न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको इस वैल्यूज समझ में आएगी। दोनों इक्वेशन को अगर कंबाइन कर दें तो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.0591/n log k की वैल्यू के भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। नाउ रेजिस्टेंस एंड कंडक्टिविटी। when a electrical current passes through the electrolyte, usually it opposes the electricity. This opposition is called, the oppose of electricity is called resistance. Resistance means जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट में से या मेटल हो तो मेटल से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास होने को रेजिस्ट करती है, इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस। हाँ, तो रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या, जब भी करंट पास होता है इलेक्ट्रोलाइट में से तो वो इसको अपोज करता है, इसी अपोजिशन को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो रेजिस्टेंस के ही रेसिप्रोकल को हम कहते हैं कंडक्टेंस, मीन्स 1/r को हम बोलते हैं कंडक्टेंस जी। देखो रेजिस्टेंस का फार्मूला R इज इक्वल टू L/A इंटू K। ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हाँ। तो रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो इस जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, वो है रो। इस रो को ही कहा जाता है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। सो L लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, R रेजिस्टेंस इन ओम। अब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस के उल्टे को कहा जाता है कंडक्टेंस और कंडक्टेंस का फार्मूला होता है 1/r। मीन्स कंडक्टेंस की जो यूनिट होगी वो होगी 1/ओम। इसको महो कहा जाता है या ओम इनवर्स। अगर यहाँ आप r की वैल्यू पुट करते थे फार्मूला होता है रो इंटू, यहाँ k लिखा हुआ है, k भी बोलते हैं कभी कभी, पर के हम कप्पा उधर कंडक्टिविटी को बोलेंगे तो यहाँ पर इसको हम रो ही बोलेंगे, यहाँ मैंने रो लिखा हुआ है। रो इंटू L/A का हो जाएगा A/L। तो ये कंडक्टेंस का फार्मूला है। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, सॉरी स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इसी को कहा जाता है कंडक्टिविटी, और ये रो का उल्टा होता है। इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड 1 स्क्वायर सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इलेक्ट्रोड के बीच की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तब ऐसे किसी सॉल्यूशन की जो कंडक्टेंस है उसको लेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। इसकी डेफिनेशन अगर लिखने को आए कि इसकी डेफिनेशन क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसको बोलते हैं। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द कंडक्टेंस ऑफ ए कंडक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। लेंथ उसकी यूनिट हो मतलब 1 हो, एरिया उसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर हो या यूनिट हो। सो स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी या रो का अपोजिट होता है। इसकी यूनिट है साइमन पर मीटर, ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर। सो ओम इनवर्स को बोलते हैं साइमन। साइमन पर सेंटीमीटर या साइमन पर मीटर, जिस यूनिट का हम यूज करें। ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन पर, टेम्परेचर पर, सॉल्वेंट के नेचर पर। इन चीज़ों पर कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। नाउ मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। मोलर कंडक्टिविटी मीन्स कंडक्टेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्लेस्ड बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी को और सिंपल लैंग्वेज में आप
इस तरह से समझ सकते हैं कि जब ऐसे किसी इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कि जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं और इलेक्ट्रोड के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, इस कंडीशन में उस इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टेंस है उसी को कहा जाता है मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मीन्स ऐसे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस जब उसके अंदर 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट फिल हो और 2 इलेक्ट्रोड एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखे हो। लैम्डा एम का फार्मूला कप्पा कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन सी। इसका एक और फार्मूला था लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी वॉल्यूम, और वॉल्यूम को यहाँ हमने कॉन्सेंट्रेशन में चेंज किया। सो के स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी, सी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर, यूनिट साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। समटाइम जनरली हम इसको ओम को महो भी लिख सकते हैं, या आप साइमन पर मीटर स्क्वायर पर मोल भी लिख सकते हैं, या साइमन पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में ही यूज करेंगे। कौन कौन सा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या आप ये भी यूज कर सकते हैं साइमन मीटर स्क्वायर पर मोल, कोई एक। क्लियर? आई देखिए, वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद कॉन्सेंट्रेशन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन का क्या रिलेशन है? वेरिएशन लैम्डा एम का किस तरह होता है जब हम कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाते हैं, कम करते हैं। सो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड become almost constant at higher concentration. Molar conductivity lambda m डिक्रीज होती है विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। आप कॉन्सेंट्रेशन कम कर रहे हो मतलब आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हो। तो आप ये भी याद रखें कि डाइल्यूशन से कॉन्सेंट्रेशन कम होता है और मोलर कंडक्टिविटी भी कम होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूट करने से कम हो जाते हैं, इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी भी कम होती है। तो ये आपको याद रखना है। फिर एक और टर्म है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी जब कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल एकदम जीरो हो जाए, मतलब कि आप किसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाएं, इतना डाइल्यूट कर दें कि कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल जीरो हो जाए, तब जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इंटर आयोनिक इंटरेक्शन बिकम नेग्लिजिबल एंड आयंस मूव्स फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट। बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर देते तो इंटर आयोनिक मोबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाती है, बहुत कम। आगे बढ़े, कोलरॉस लॉ क्या है? तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम कंडक्टिविटी कैसे निकालें, मोलर कंडक्टिविटी? कोलरॉस ने उसी को बताया था कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हम मोलर कंडक्टिविटी को इस तरह निकाल सकते हैं कि जितने भी उसमें आयंस हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज को अगर जोड़ दें तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन, इन दोनों के सम को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। मतलब इस फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। हाँ, इस तरह ये फार्मूले से हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल KCl फार्मूला, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनायन। इसके यूज क्या है? डिटरमाइन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। डिटरमाइन द सोल्युबिलिटी ऑफ ए स्पायरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट। सो कोलरॉस लॉ के ये यूजेस हैं। जल्दी से हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ फेराडेज लॉ, इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है। इलेक्ट्रोलाइसिस is a process in which decomposition of an electrolyte into its ion by passing the electric current। दो लॉ हैं इसके, फेराडे का फर्स्ट लॉ इलेक्ट्रोलाइसिस। फर्स्ट लॉ ये बोलता है
During the process of electrolysis, the amount of substance deposited or liberated at any electrode is directly proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट से आप जितना करंट पास करेंगे, सब्सटेंस का अमाउंट जो डिपॉजिट या लिबरेटेड है वो उतना ही ज़्यादा होगा. मीन्स एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट. देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का हमने इलेक्ट्रोलाइसिस किया है, ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का उल्टा प्रोसेस है. देखो यहाँ कैथोड नेगेटिव और एनोड पॉजिटिव है, वहाँ एनोड नेगेटिव था, कैथोड पॉजिटिव था. तो कॉपर सल्फेट के किसी ऐसे सॉल्यूशन को हमने फिल करके 2 इलेक्ट्रोड लगाकर एक्सटर्नल सोर्स से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की तो देखो कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है, कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं, एनोड पर सल्फेट आयन मतलब एनोड पर पॉजिटिव आयन मतलब इलेक्ट्रोड निकल रहे हैं, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है. ये इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस है. अब देखते हैं बैटरीज. बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी. बैटरी मीन्स आजकल जो हम यूज़ करते हैं इन्वर्टर में, कार में, बाइक में, वो सब बैटरीज हैं, उनको हम बैटरीज बोलते हैं. लेड स्टोरेज बैटरी. बैटरीज 2 तरह की होती है. प्राइमरी बैटरीज ऐसी बैटरी जिनको हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उनको रिचार्ज नहीं कर सकते, जैसे लेकलांशा सेल, ड्राई सेल, मर्क्यूरी सेल, ये सब प्राइमरी बैटरीज है. और सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है? ये इस टाइप की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिनको अगेन एंड अगेन हम यूज़ कर सकते हैं बाय रिचार्जिंग देम विद एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स एक्सटर्नल सोर्स से हम अपोजिट डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो ये सेल वापस से चार्ज हो जाते हैं, देन फिर हम इनको यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि इनमें 2 तरफ की रिएक्शन होती है, एक डिस्चार्जिंग रिएक्शन जब सेल डिस्चार्ज होता है और एक जब सेल चार्ज होता है. ये सेल कैसे बनते हैं? पहला सेल है लेड स्टोरेज बैटरी. बहुत शॉर्ट में, हम डिटेल में इनको अलग से पढ़ने वाले हैं, एक अलग मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें इनको डिटेल में. तो लेड स्टोरेज बैटरी बनती है, एनोड बना होता है कैथोड से और कैथोड बना होता है लेड ऑक्साइड से. इलेक्ट्रोलाइट जो यूज़ किया जाता है वो होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, 38% सल्फ्यूरिक एसिड. इन बैटरीज का यूज़ कार में, इन्वर्टर्स में, यूपीएस इनमें किया जाता है और इसमें रिएक्शन रिवर्सिबल होती है. एक बार बैटरी जब डिस्चार्ज होती है तब, और जब बैटरी को चार्ज करते हैं तो इसकी अपोजिट रिएक्शन. दूसरा सेकेंडरी बैटरीज का एग्जांपल है निकल कैडमियम बैटरी. इसमें कैडमियम का एनोड होता है और निकल 3rd ऑक्सी हाइड्रोक्साइड का, निकल का कैडमियम का एनोड, निकल का कैथोड. कैडमियम की तरह कैडमियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है पहले उसको बाद में देखेंगे, पहले हम कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं. तो कैडमियम का एनोड और निकल का कैथोड. इलेक्ट्रोड KOH का एक्वस सॉल्यूशन इसमें फिल होता है. रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है. कैडमियम ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, निकल ऑक्सी हाइड्रोक्साइड, ये बहुत लाइट वेटेड सेल होता है, बहुत एक्सपेंसिव है इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसलिए इसका यूज़ कम होता है. ये पोर्टेबल आइटम्स जैसे कैमरा, टॉयज, कैलकुलेटर, इमरजेंसी लाइटिंग, इनमें इसका यूज़ किया जाता है. इसकी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी कॉस्टली है, इसलिए ये कुछ स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ही यूज़ होता है. ड्राई सेल, इसको लेकलान से भी बोलते हैं. ये प्राइमरी सेल है, इनमें इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ नहीं होता. मीन्स ये लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट का यूज़ नहीं होता, ये ड्राई होते हैं. जैसे लेकलांशा सेल, ड्राई सेल, जो घड़ी में, रिमोट में हम सेल देखते हैं जो सिंगल यूज सेल होते हैं, ये जिंक मेटल कवर से बने होते हैं जिसके अंदर ग्रेफाइट के एक रॉड, जो मैग्नीज डाइऑक्साइड के पेस्ट से सराउंडेड, और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक पेस्ट इनके बीच में भरा होता है. कोई लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है. इसका यूज़ टॉर्च, रेडियो, रिमोट कंट्रोल घड़ियों में, इनमें इसका यूज़ किया जाता है. सो जिंक एज अ कैथोड, कार्बन की रॉड पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिंक कंटेनर नेगेटिव इलेक्ट्रोड. इस तरह से ड्राई सेल का कॉम्बिनेशन बनता है. तो ड्राई सेल कैलकुलेटर, बैटरीज, इन सब चीज़ों में इसका यूज़ किया जाता है. जिंक कार्बन इसके इलेक्ट्रोड्स हैं. इन इलेक्ट्रोड्स में एक ही बार सिंगल रिएक्शन होती है जिससे ये धीरे धीरे डिस्चार्ज होते हैं. डिस्चार्ज होने के बाद वापस से इनको चार्ज नहीं किया जा सकता, से डेड हो जाता है.
तो जिंक कंटेनर एनोड की तरह काम करता है। नेगेटिव इलेक्ट्रोड, याद रखो नेगेटिव इलेक्ट्रोड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो जिंक यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। कार्बन ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड एक्ट एज ए कैथोड, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। अब देखिए मर्क्यूरी सेल का कंस्ट्रक्शन। मर्क्यूरी सेल जिंक और मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन दोनों से मिलकर बनता है। ये बहुत स्पेसिफिक टाइप के सेल है। इनका यूज़ कहाँ होता है, कमेंट में लिखिए आप। मर्क्यूरी सेल का एक बार एग्जाम में पूछा गया है, सीबीएसई के एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज यूज्ड इन हीयरिंग डिवाइसेस? आंसर मर्क्यूरी सेल। ये प्राइमरी बैटरीज हैं, प्राइमरी सेल है। ये कांस्टेंट वोल्टेज 1.35 वोल्ट का एक कांस्टेंट वोल्टेज स्टडी पोटेंशियल है, इनका कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट इट्स लाइफ, जब तक इनकी लाइफ है तब तक। इसलिए इनका यूज इस तरह के डिवाइस में करते हैं। इसमें कैथोड और एनोड क्या है, एनोड बनता है जिंक से और कैथोड बना होता है मर्क्यूरी ऑक्साइड से, और एक इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेस्ट भरा होता है। और स्मॉल स्टील के कंटेनर में पूरा अरेंजमेंट, पूरा दोनों इलेक्ट्रोलाइट और ये पेस्ट फिल्ड होता है। घड़ियों में, हीयरिंग डिवाइस में और कैलकुलेटर्स में, कैमरा और कुछ छोटे डिवाइसेस जैसे हीयरिंग डिवाइसेस, पेन कैमरा, बटन कैमरा, इनमें इसका यूज़ मर्क्यूरी सेल का होता है। फ्यूल सेल। फ्यूल सेल ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जो जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं और लार्ज अमाउंट में करते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, एस्ट्रोनॉट्स, एयरक्राफ्ट वगैरह, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। इसमें एनोड साइड में हाइड्रोजन गैस भरी होती है, कैथोड साइड से ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस का कन्वर्जन होता है और ऑक्सीजन गैस निकलती है, तो एस्ट्रोनॉट इस ऑक्सीजन सेल को ऑक्सीजन मीन्स ब्रीदिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, और इससे जो इलेक्ट्रिसिटी निकलती है उससे एयरक्राफ्ट वगैरह, जो एस्ट्रोनॉट्स के जो डिवाइसेस होते हैं जो स्पेस में जाते हैं, वहाँ पर इस टाइप के फ्यूल सेल का यूज़ होता है। फ्यूल सेल में क्या रिएक्शन होती है, फ्यूल सेल की जो रिएक्शन है, हम एक एग्जांपल देख रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो फ्यूल सेल है। एनोड पर हाइड्रोजन गैस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके H पॉजिटिव आयन बना रही। कैथोड पर क्या होगा, एक ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूल, हाफ ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल, ये इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट होता है, जो बाद में वाटर बन जाता है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस दोनों का कॉम्बिनेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ऑक्सीजन गैस नहीं निकल रही है, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सीजन दोनों मिलकर वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये एस्ट्रोनॉट बाद में ये जो बाई प्रोडक्ट वाटर निकल रहा है, इस सेल में उसका यूज़ ड्रिंकिंग वाटर के लिए करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग पर्पस वो इसको स्टोर करके रख लेते हैं। इसलिए मर्क्यूरी सेल का यूज़ एस्ट्रोनॉट्स स्पेसक्राफ्ट में या स्पेस में जब रहते हैं तब करते हैं। ये केमिकल एनर्जी को बहुत जल्दी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और वाटर इसका मेन प्रोडक्ट होता है। इसकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, वाटर प्लस एनर्जी, फाइनल प्रोडक्ट। कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। कोरोजन मीन्स, जैसे आपने सुना होगा, द रस्टिंग प्रोसेस ऑफ आयरन इज कॉल्ड कोरोजन। सिमिलरली इन इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ भी कोरोजन होता है। So gradual destruction of a metal by its reaction with environment is called corrosion. Prevention of corrosion, क्या क्या प्रिवेंशन है उसके पहले हम जानते हैं कि हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कोरोजन किस तरह होता है, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट में कोरोजन कैसे होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो कोरोजन है वो ग्रेजुअल डिटीरिएशन ऑफ मेटल ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन। जब रेडॉक्स रिएक्शन होती है तो ग्रेजुअली इलेक्ट्रोलाइट में मॉइस्चर, वाटर या सॉल्ट सॉल्यूशन के कारण कुछ रस्ट आ जाती है। एक एग्जांपल आप देखें, रस्टिंग ऑफ आयरन, उसको प्रिवेंट करने के लिए हम पेंटिंग करते हैं, ऑयलिंग, ग्रीसिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन करते हैं, एलॉइंग का यूज़ करते हैं, कैथोड प्रोडक्शन का यूज़ करते हैं, और सेक्रीफाइशियल एनोड का यूज़ करते हैं। सेक्रीफिशियल एनोड क्या है, ए मोर रिएक्टिव मेटल इज अटैच्ड टू द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोटेक्टेड। ऑब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ज़्यादा ही
रिएक्टिव मेटल का हम यूज़ करते हैं एज ए एनोड, इट कोरोड इन प्लेस ऑफ मेटल। ये मेटल की जगह खुद कोरोड हो जाती है, जैसे जिंक फॉर आयरन, आयरन के ऊपर हम जिंक की कोटिंग चढ़ाते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो जिंक आयरन को प्रोटेक्ट करता है, खुद कोरोड हो जाएगा, लेकिन आयरन को कोरोड होने नहीं देगा, मीन्स इट प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। थैंक यू सो मच। इस एक पूरे वीडियो में मैंने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कवर करने की कोशिश की है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, तो लाइक कीजिए और आगे ही ऐसे दूसरे चैप्टर के वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग GSM केमिस्ट्री वीडियो।